राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ मशहूर वॉइस एक्टर, स्टेज कंपेयर और राइटर हरीश भीमानी। अपनी आवाज़ से पहचाने जाने वाले हरीश भीमानी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हेलो, दिस इज हरीश भीमानी, अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट। उनकी आवाज़ का जादू पहली बार दूरदर्शन के इतिहास के सबसे बड़े टीवी सीरियल महाभारत में चला। मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। 1988 में बने इस सीरियल में समय के नाम से मशहूर आवाज ने उन्हें बुलंदियों पर पहुंचाया और घर घर में पहचान दिलाई। ये कहानी इन घटनाओं से बहुत पहले दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र चक्रवर्ती महाराज भरत के विजय यात्रा से लौटने पर हस्तिनापुर राज दरबार में शुरू होती है। हरीश भीमानी की पढ़ाई लिखाई मुंबई में हुई, जहां पर उन्होंने कई टीवी शोज के लिए एंकरिंग भी की। आज 58 वर्षीय हरीश भीमानी ने लगभग 18,000 अलग अलग विज्ञापन और डॉक्यूमेंट्रीज को अपनी आवाज से सजाया है। हरीश भीमानी ने जीवन के बहुमूल्य वर्ष देश और विदेश में बड़ी बड़ी संगीत संध्याओं के मंच संचालन में गुजारे हैं और उनकी आवाज देश की सबसे ज्यादा पहचानी जा सकने वाली आवाज है। हरीश भीमानी अपनी इस आवाज यात्रा के सफर पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं और अपनी एक अनूठी वेबसाइट के जरिए दुनिया के अनेक देशों में मौजूद अपने क्लाइंट्स के लिए घर बैठे सेवाएं देते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हरीश जी। नमस्कार। सरसरी तौर पर बताइए कि आपकी ज़िंदगी के शुरुआती बरस कैसे हैं, ताकि हम ये जान पाएं कि ये जो वॉइस बिजनेस में ख़ास तौर पर जी आने का सिलसिला क्या होगा। किसी ने मेरी प्रशंसा में तारीफ करते हुए ऐसा कहा था कि इसने जब शुरुआत की और जो हम आज देख रहे हैं उसमें वॉइस बिजनेस में फ़र्क ये हुआ है कि जब तब एक छोटी सी पगडंडी भी नहीं थी और आज वो महामार्ग शाहराह बन गया है, एक्सप्रेस वे बन गया है। शुरुआत मेरी कैसे हुई, जैसे आमतौर पे किसी भी मेरे ख्याल से कला के क्षेत्र में होती है, थोड़े से पागलपन से। मैंने एज आई एम फॉन्ड ऑफ सेइंग काफ़ी गलत सलत पढ़ाइयाँ कर ली। इसमें मैं दोष 2-3 लोगों को देता हूँ। सबसे पहले तो ये कि मैं अच्छा स्टूडेंट था, तो कहीं मुड़ के देखना नहीं पड़ता था। जो सीधी लीक में तब के जो अच्छे अच्छे कोर्सेज थे वो लेता गया, पार करता गया, कभी कभी उठते गिरते भी। दूसरा ये था कि तब माहौल घर का ऐसा था, हम मारवाड़ कच्छ के रहने वाले, तो रगों में रुधिर की जगह व्यापार बहता। तो व्यापारी का बेटा बहुत तो व्यवसायी बनेगा। जैसे मेरे पिताजी कहते थे, मुझे रेडियो का बड़ा शौक था, पागलों की जुनून की हद तक। तो जब मैंने ये इच्छा जाहिर की कि मुझे तो ये करना है, तो बहुत सिंपल तर्क बताया गया कि बेटे रेडियो सुनने की चीज़ होती है, सुन के उसमें से कुछ सीख के जान के बड़े अच्छे अच्छे समाचार आते हैं। देखो गांधी जी हिंदी के वर्ग चलाते थे रेडियो पे, जिससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं, और अगर बहुत फालतू टाइम है तो सिनेमा के गाने भी सुन लो और फिर बंद कर दो, सहेज के रख दो। रेडियो में जाने की बात मत सोचो। मतलब ये सोचा ही नहीं जा सकता था कि वो एक करियर हो सकता है। वैसे एक बात बता दूं, एकदम बचपन की मुझे याद आ रही है, चूंकि आपने शुरुआत की बात कही कि हाउ आई मस्ट
गॉट इंट्रोड्यूस टू द वर्ल्ड ऑफ वॉइसेस। उन दिनों मतलब मैं शायद स्कूल में जाना भी मैंने शुरू नहीं किया था, इतना छोटा था। तो घर में एंटरटेनमेंट सेंटर रेडियो हुआ करता था। तो मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आए कि ये जो रेडियो के अंदर छोटे छोटे लोग बोल रहे हैं, क्योंकि इतना सा तो रेडियो था, उसके अंदर 7-8 कैरेक्टर्स होते थे, इतना अच्छा बोलते हैं कि मेरे घर वाले जिनको मैं जानता हूँ कोई ऐसा नहीं बोलते। ये क्या बात है, मुझे इनसे मिलना है। तो मैंने मेरी माता जी से कहा कि ये जब हम रेडियो बंद करते हैं तो ये कहाँ जाते हैं? तो जरा वो मुस्कराएगा, बेटे अपने घर चले जाते हैं। तो एक बार घर में कोई था नहीं, माँ रसोई में थी। तो मुझे याद था कि जब वो ऑन करते हैं तो टड़क आवाज़ आती है। वो आवाज़ आ गई तब तो मुश्किल होगी कि इतना बच्चा रेडियो को हाथ लगाता है। रेडियो यानी आप गहने को छू लीजिए, खेल लीजिए, लेकिन रेडियो को नहीं। तो याद है मुझे, मैंने ज़ोरों से खांसी खाई ताकि खांसी की आवाज़ आए, इसकी ना जाए। वो थोड़ी देर के बाद डायड और ट्रायड हुआ करते थे, उससे गर्म होता था रेडियो और लगभग 10-15 सेकंड में शुरू होता था। तो वो चलने लगा। अंदर 2 ही आवाज़ें आ रही थी, मुझे पता नहीं है, शायद ऐसे ही कोई डिस्कशन हो रहा हो। तो मैंने कहा ये मौका है, इनमें से एक को बाहर निकालते हैं, पूछ लेते हैं, मिल लेते हैं। तो मैंने पीछे से ऐसे किया, अंदर हाथ डाला तो मुझे ज़ोरों का शॉक लगा और मैं चिल्लाया। तो माँ दौड़ती हुई आई, कहा क्या हुआ, ये रेडियो किसने चलाया? अगर पिताजी ने देख लिया। तो फिर मैंने कहा क्यों चलाया, क्या कर रहा था? मैंने कहा वो अंदर तो जो बैठे उसमें से एक को निकाल रहा था। तो माँ ने कहा कि मैं रोऊं कि हंसूं? बेटे ऐसा नहीं होता है, ये तो कहीं दूर बैठे हैं, उससे ज़्यादा उसको पता भी नहीं होगा बेचारी को। ये आवाज़ तार से आती है। तो मैंने कहा तार से लोग कैसे आते हैं जो बोलते भी हैं वगैरह वगैरह। तो वहाँ से मेरी शायद शुरुआत हुई होगी, मतलब मेरे अवचेतन में, मेरे सबकॉन्शियस में वो ज़रूर रहा होगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल बनता है, जैसे कहते हैं कि रुचि का निर्माण, यानी कि रेडियो से आने वाली आवाज़ें रुचिकर हो सकती हैं। ये रुचि क्यों पैदा हुई होगी? ज़रूर इसकी कोई वजह होगी। अगर आप अपने बचपन में तलाशें कि रेडियो से आने वाली आवाज़ों में संगीत भी था, संगीत के प्रति रुचि हो सकती थी, या फिर सुनकर उसे नज़रअंदाज किया जा सकता था कि उससे मिलने वाली इन्फॉर्मेशन या एंटरटेनमेंट को लिया जा सकता था। लेकिन वो एक ऐसा इंस्पिरेशन बन जाएगा कि वो आवाज़ आगे आगे चलेगी और आप पीछे पीछे। ये क्यों हुआ होगा? अब ये तो बड़ा गहन सवाल है, ये शायद मनोविश्लेषण का कोई विषय होगा। लेकिन एक दिलचस्प बात ये है, ना मेरे चाचा, ना मेरे ताऊ, ना मेरे पिताजी, उनको कोई लेना देना था भाषा से। अब लगता है याद करूं कि हाँ आवाज़ें अच्छी थी, लेकिन ऐसी कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं कि कोई कहे कि हेलो क्या आवाज़ है। मतलब they didn't have voices that turned heads। मगर दिलचस्प बात यह है कि हमारी पीढ़ी में, हम 5 भाई बहन हैं। सबसे बड़े किशोर भिमानी जो कलकत्ते में रहते हैं और जाने माने कमेंटेटर, राइटर हैं, क्रिकेट कमेंटेटर, टेनिस वगैरह। उससे छोटा भाई जो लिखता भी है, मंजला, जो अमेरिका में है। बहन जो टेलीविज़न सीरियल प्रोड्यूसर हैं आजकल, लेकिन सालों तक उन्होंने टेलीविज़न एंकर के रूप में काम किया। तो ये एक ही पीढ़ी में सब कैसे हो गया? ये तो अगर आप पूर्व जन्म के संस्कार माने तो वैसा कुछ होगा, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ना माता जी को कुछ था, ना पिताजी को, ना दादा दादी, कहीं मुझे तो दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा। मगर हाँ, ये रुचि ज़रूर थी, संगीत में भी बड़ी रुचि रही। और ये सब जो कुछ हो रहा था, ये कहाँ हो रहा था? मतलब ये कि आप पैदा कहाँ हुए,
और आपने बताया कि 5 भाई बहन आप लोग थे, ये तो ठीक है। आपके पिता क्या करते रहे? क्या कहूँ, लक्ष्मी की बड़ी कृपा रही मुझ पर। मतलब महालक्ष्मी मंदिर के सामने के एक चौल में हम रहते थे, इसे मुंबई में चाल कहते हैं, यानी कि एक कमरा आपका सर्वस्व है। वही बेडरूम है, वही ड्राइंग रूम है, वही स्टडी है और वही रसोई भी है। तो वहाँ बिल्कुल महालक्ष्मी मंदिर जो है, और वहाँ से फिर हम यहाँ लक्ष्मी एस्टेट में आए और मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, वगैरह वगैरह। तो नहीं, ये सारा का सारा मुंबई में ही, मैं यहीं पला बढ़ा। और अब ये मत पूछिए, ये मत जानना चाहिए, क्योंकि मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा कि मुंबई जैसे भेलपुड़ी वाले शहर में, यानी भाषाओं की भेलपुड़ी वाले शहर में रह के मैंने अपनी भाषाएं कैसे संभाली पहले और बाद में शायद संवारी। जैसा कि आपने किशोर जी का नाम लिया, जो कि आपसे बड़े हैं और वो भी कमोबेश इसी कारोबार में हैं जिसमें आवाज़ के ज़रिए एक जादू पैदा किया जाता है। क्या वो तब तक इस प्रोफेशन में आ चुके थे और तब घर में आपके पेरेंट्स कंफर्टेबल हो गए थे कि ये भी एक अल्टरनेटिव करियर हो सकता है, जबकि आप केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे? नहीं, मैं केमिकल इंजीनियरिंग पर रुका नहीं। बड़ा ढीठ था मैं पढ़ाई के मामले में भी। तो मैं बिजनेस मैनेजमेंट कर रहा था, और वो भी बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ से। तो हाँ, मेरे बड़े भैया ने शुरुआत तो कर दी थी, लेकिन उन्होंने जर्नलिस्ट के तौर पे की थी। आप द स्टेट्समैन में स्पोर्ट्स में लिखते थे और बहुत ही जल्द स्पोर्ट्स एडिटर हो गए। और साथ साथ उन्होंने पहले क्रिकेट की कमेंट्री शुरू की, फिर टेनिस, और जो सबसे मुश्किल कमेंट्री मैंने उनकी सुनी है वो है रेसेस की। आपको 1 मिनट में सारा विश्व भर देना है, वो 7 घोड़े जा रहे हैं, उनके ऊपर कौन है, उनका इतिहास बता देना है। पता नहीं कैसे करते थे। हाँ, उससे मुझे थोड़ा संबल ज़रूर मिला। इंजीनियरिंग मैंने पूरी की और ठीक ठाक, बस यूँ समझिए मुश्किल से फर्स्ट क्लास आ गया था, मगर बस इतना ही, उससे कोई बड़ा तीर नहीं मारा था। तो मेरे मंझले भाई ने, मतलब मुझसे बड़े भाई ने बताया कि यहाँ मैनेजमेंट का, बिजनेस मैनेजमेंट का बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट खुला है, तुम ज़रूर देख लो। तो मैं गया देखने, मुझे कुछ पता नहीं था उसके बारे में। मुझे एक ही चीज़ इम्प्रेस कर गई कि एक ही इस कोर्स के लिए, 2 साल के कोर्स के लिए 5 मंजिला पूरा मकान है। तो मैं खुशी खुशी अपने पिताजी के पास गया कि, तो उन्होंने कहा ये अच्छा है, लेकिन ये कोर्स क्या है? मैंने कहा मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। मैनेजमेंट यानी मैनेजर बनेगा? मैंने कहा जी। कहा बेटे, मैनेजर पढ़ाई से नहीं बनते, मैनेजर बढ़ती से बनते हैं, प्रमोशन से बनते हैं। पहले नीचे से शुरुआत करते हैं। देखो, हमारे ठाकर सी, हमारे विसन जी, हमारे खटाऊ कच्चियों में तो व्यापारियों की कमी नहीं है। तो कहा वहाँ कहीं तुमको लगा देंगे, वहाँ इंटरव्यू जाके तो, और धीमे धीमे मेहनत करो, अच्छे से काम करो, मैनेजर बन जाओगे। मैंने कहा ये अब नया शुरू हुआ है, नया यानी 6-7 साल ही हुए थे तभी, 6-7 साल हुए होंगे। तो कहा ये सब मैं नहीं जानता, तूने कुछ अच्छा किया है, तू पढ़। मैं फाइनेंस नहीं कर सकता, बहुत साल पढ़ लिए। तो मैंने कहा पढ़ना तो है। तो बड़ी बड़ी मुश्किल हुई थी मुझे। हालांकि शुक्रिया यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे का कि कोर्स महंगा नहीं था, लेकिन आना जाना, खाना पीना और कॉलेज की फीस और ख़र्चे होते हैं, तो महीने के ज़्यादा नहीं 250-300 रुपये लग जाते हैं। अब आज कोई 250-300 को 5,000 या 10,000 समझ के चले, तो कहाँ से लाऊं? तो मैं एक मैगज़ीन में, केमिकल इंजीनियरिंग के मैगज़ीन में 2 आर्टिकल्स महीने के लिखता था। दूसरे, मैं फोटोग्राफी करता था। मेरा आज भी ये विश्वास है कि मैं कहीं बेहतर स्टिल फोटोग्राफर हूँ, जो भी हूँ उससे। और तीसरे, पास में ही बिल्कुल नज़दीक में ऑल इंडिया रेडियो का स्टूडियो था, तो वहाँ चला गया मैं।
और वहाँ तो रूल हुआ करता था कि 2 महीने में एक से ज़्यादा बुकिंग ना दी जाए, क्योंकि मैंने ऑडिशन दी, ऑडिशन में फर्स्ट आ गया। तो मुझे अच्छे लोग थे, याद भूल गया मैं, हेमांगिनी गोखले, हमीदा जी गोखले, बहुत अच्छी भाषाएं, और वो भी कच्छ की थी वैसे, तो रानड़े गोखले ने, तो उन्होंने ख़ास रेकमेंड किया कि नहीं, इस लड़के को और दो। तो मैं हिंदी में भी करता था और अंग्रेज़ी में भी करता था। इस तरह वॉइस के काम में ऑल इंडिया रेडियो की ये पहली ओपनिंग थी आपकी? जी जी जी, एकदम जी, बिल्कुल बिल्कुल। ज़रा कहिए तो सही, क्योंकि वो बहुत एक्साइटिंग एक्सपीरियंस रहा होगा। एक आदमी जो कि, एक बच्चा जो कि बचपन से ही रेडियो का दीवाना था, और अब वो ऑल इंडिया रेडियो के दरवाजे पर पहुंच गया था, वो क्या तजुर्बा था? एक्चुअली हुआ यूँ कि एक रिसेस, मतलब हमारे 1.5 घंटे की क्लास होती थी, 45 मिनट की नहीं, बिजनेस मैनेजमेंट में। तो बीच में एक क्लास थी नहीं पूरी, तो मैं गया वहाँ हुजूम लगा हुआ था, ऐसा लगा कि आग लगी है, पता नहीं क्या हुआ है, सिर्फ लोग चिल्ला नहीं रहे हैं। तो मैंने कहा हो क्या रहा है? कहाँ ऑडिशन है? तो मैंने कहा ये आई एम इन लक, गूगल में कहता है ना आई एम फीलिंग लकी। तो मैं दौड़ा उधर गया, हाथ पांव जोड़े, मैंने कहा कि मैं दे नहीं पाया फॉर्म, मैं भर देता हूँ, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मेरे करियर का सवाल है कुछ। मैंने कहा उनसे, अच्छा चलो ठीक है, चलो जाओ। मैंने कहा कि मैं पास में ही पढ़ता हूँ। अरे तुमको सब कुछ चाहिए, तुमने फॉर्म भी नहीं मिला, ये भी नहीं अभी। फिर मैंने 2-3 वहाँ 4 लोग खड़े थे, उनसे कहा कि ज़्यादा देर नहीं लूँगा, अच्छा जाओ। वहीं लंबा सा लड़का खड़ा था, तो उसने कहा आ जाओ मेरे आगे आ जाओ, चल कोई बात नहीं। बहुत बाद में, सालों बाद जब मिले तो पता चला ये मुकेश खन्ना था। अच्छा। हाँ। हमने साथ में एक ही दिन ऑडिशन दी, तो मुझे आगे कर दिया। मैंने कर बहुत सारी चीज़ें पूछी, और बहुत पते की चीज़ पूछते थे। आखिर में जाके सब कुछ अच्छा हुआ तो बोलते हैं अच्छा गिनती करो। गिनती? मगर गिनती में आदमी पकड़ा जाता है। कितने लोग 39 ही बोलते हैं ना, 79 बहुत कम बोलते हैं, तो इसमें पकड़े जाते हैं, 41 बोल जाते हैं। तो पता नहीं उन्होंने कहा कि 25 से गिनती शुरू करो। जैसे 31 कहना अशुद्ध होता है, 31 होता है, 49 नहीं 49। तो वहाँ मैं सही निकला, मतलब वहाँ भी सही निकला होगा। तो 2 लोगों को, सिर्फ 2 लोग चुने गए, मैं और मुकेश खन्ना। तो मुकेश खन्ना तो मुझे तो पता नहीं, बाद में कुछ, सिर्फ मुझे नाम याद था, ये लंबा सा लड़का था जिसने मेरी मदद की थी। तो बस उसके बाद मुझे तुरंत कहा आ सकते हो जल्दी, कितना पैसा मिलेगा? मुझे रियली सिर्फ तब और कुछ इंटरेस्ट नहीं था। तो कहा 15 रुपया मिलेगा। 15 रुपया, आधे घंटे का प्रोग्राम, युववाणी था वो, और उसमें लिखना, शायद किसी को सिखाना, कंडक्ट करना, सभी कुछ आ गया। मैंने कहा चलो यही सही, कुछ तो है, मतलब 15 रुपये में 4-5 दिन चलते हैं खर्चे के। तो वहाँ शुरुआत हुई। अब अगर इसी की लीक पकड़े, जैसे मुझे लोग पूछते हैं कि आपके परिवार के कौन थे, आपको कैसे सहायता, मुझे कोई सहायता नहीं मिली। अगर थोड़ी कुछ हुआ तो असहायता मिली, क्योंकि लोग उसके विरुद्ध थे। तो ये करते करते मैंने इनसे कहा, ये हेमांगिनी जी से, कि मैं यहाँ पढ़ता हूँ और एक्चुअली तो मुझे बहुत पैसों की सख्त ज़रूरत है। तो कह रहे तुम स्कॉलरशिप क्यों नहीं ले लेते, लोन स्कॉलरशिप। वो स्कॉलरशिप ले ली तो वो मेरी मुश्किल आसान हो गई। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम अच्छा करते हो, तुम यहाँ का जनरल में जाओ। तो वहाँ ठीक ठाक अच्छा वहाँ भी हो गया। तो वहाँ कुछ ज़्यादा पैसे मिलते थे, 35 रुपये मिलते थे। फिर उन्होंने कहा कि अरे ये तो ठीक है, तुम में तो बहुत पोटेंशियल है, तुम विविध भारती के लिए जाओ, नाटक वहाँ होते हैं। वो दूसरी जगह दूर, वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर स्टूडियो था। मैं वहाँ गया, वहाँ ज़रा
मुश्किल पेश आई, मतलब आज नहीं ऑडिशन बाद में ये वो हुआ, तो वहाँ अच्छा होने लगा। तो वहाँ किसी ने, रिकॉर्डिस्ट ने कहा कि तुम्हारी आवाज़ में है ना कमेंट्री है। तो मैं समझ नहीं पाया कमेंट्री है का मतलब क्या हुआ। अरे फिल्म्स डिवीज़न की फिल्में नहीं देखी, डॉक्यूमेंट्रीज तब सिर्फ फिल्म्स डिवीज़न करते थे। और आपको याद हो तो हर शुक्रवार को एक न्यूज़ रील एक 10 मिनट का होता था, वो नहीं देखा। तुम्हारी आवाज़ उसके लिए सूटेबल है। मैंने कहा अच्छा, तो वो कहाँ जाना होता है? उन्होंने कहा पेडर रोड में जाओ, वहाँ फिल्म्स डिवीज़न है। तो वहाँ गया। तो फिर धीमे धीमे मैंने पूछा, कोई एक विनय गुप्ता थे, अब नहीं रहे वो। तो मैंने कहा क्या मिलता है, मतलब इतनी दूर आऊँ मैं यहाँ से, फिर अंधेरी जाऊँ, तो कहाँ 125 रुपये मिलते हैं। मैंने कहा यहाँ तो लूट मची है, 10 मिनट बोलने के 125 रुपये। अरे क्या ज़रूरत है इतनी पढ़ाई करने की? मैंने कहा ये कैसे हो सकता है ना। मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ कि जब 500 रुपये में घर चल जाता था। घर यानी एक परिवार का घर 500 से 750 रुपये महीना चल जाता था। तो 125 रुपये। आपको शायद पता हो कि हमारे देश में देयर आर 3 ओरिजिनल रेडियो ब्रॉडकास्टर्स। वन वाज हमीद सायानी, अमीन साहब के बड़े भाई, जो ज़्यादातर अंग्रेज़ी में करते थे। दूसरे थे बलराज दत्त, whom the world knows as सुनील दत्त, he was a radio broadcaster। और थे बाल गोविंद श्रीवास्तव। तो मैंने कहा मैं अमीन साहब के पास भी जाऊं। और अरे हमीद साहब तो तब थे नहीं, रहे नहीं थे, तभी चले गए थे। बलराज दत्त तो सुनील दत्त बन गए थे, रहे ये। मैं बाल गोविंद श्रीवास्तव के पास गया, तो उन्होंने कहा कि अच्छा करोगे तुम, ठीक है। मैं तो बहुत कम करता हूँ, मैं तो ये ऐसे प्रोग्राम करता हूँ, लेकिन ज़रा ये पढ़ो तो, देखो तो, अरे ज़रा पढ़ो तो करके वो मैं देख रहा था कि क्योंकि तब तो टेप घूमते थे कि रिकॉर्ड हो गया है। मैंने कहा हो कोई बात नहीं, ये मेरी स्ट्रगल है, मुझे माइक के सामने खड़ा रहने दे रहे हैं ना, आपका शुक्रिया। तो मैंने कहा 2-3 टेक किए। उन्होंने कहा ऐसे कैसे बोल रहे हो, अच्छी आवाज़ है तो अच्छी आवाज़ निकालो ना, ऐसे। वो बहुत इम्पेशेंट है। और वो रिकॉर्डिंग हो किस चीज़ के लिए रही थी? कुछ चॉकलेट थी। अच्छा। और वो कैडबरी नहीं थी, ये मुझे याद है, लेकिन कुछ चॉकलेट थी और कुछ 4-5 लाइनें थी। रेडियो ही होगा, कहाँ वो इंसर्ट होते हैं प्रोग्राम्स के अंदर, जिसे पूरी ऐड नहीं कहते, वो हो सकता है कुछ था। तो फिर दूसरे तीसरे ही दिन मैं ढूंढते ढांढते रीगल सिनेमा पहुंचा। रीगल सिनेमा के बिल्डिंग में ही अमीन साहब का ऑफिस। तो देखा था इस सामने अमीन साहब बैठे हैं। तो कहा बोलो मियाँ क्या? तो उन्होंने पूछा, मैंने बोलने की शुरुआत की और पूछा तुम कितने पढ़े लिखे हो, क्योंकि तब इतने कोई ख़ास होते नहीं थे, स्कूल ड्रॉप आउट्स, कॉलेज ड्रॉप आउट्स ही सब होते थे। अमीन साहब वॉज द ओनली ग्रेजुएट रियली। तो मैंने कहा क्या, आई जस्ट फिनिश्ड माई MMS MBA बिजनेस में। ओह, तो कहा व्हाई डू वांट टू वेस्ट योर टाइम हियर, तुम क्या कहीं एडवर्टाइजिंग कंपनी में बैठोगे और ये करवाओगे? रियली ही वाज क्वाइट डिस्करेजिंग कि क्यों करना चाहते हो, सोच लो अच्छी तरह। मैंने कहा ये तो है, कुछ नहीं, शौक है और कुछ नहीं है, और मैं करके देखना चाहता हूँ। आई वाज बीइंग कैंडिड, सच बात है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, करके मैं चलने। अरे कहाँ जाते, कहाँ हो, रुको रुको रुको। अच्छा, अच्छी बात शायद ये हुई, यू नो, थिंकिंग बैक, कि ही वॉज अ सायानी, आई वॉज अ भिमानी। तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि मातृभाषा क्या है, क्योंकि बाद में मुझे इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है बहुत, क्योंकि पता ही नहीं चलता था कि भिमानी यानी सिंधी होगा, या भिमानी यानी गुजराती होगा, या पता नहीं मारवाड़ी होगा, या पता नहीं कौन होगा। तो क्यों रिस्क ली जाए। पहले बड़ा था कि माइक के सामने हिंदी वो बोलेगा जिसकी मातृभाषा हिंदी है, जो या शर्मा है या वर्मा है, सीधी बात। तो अमीन सायानी इसमें एक अपवाद थे ऑलरेडी, तो शायद इसलिए उन्होंने मुझसे पूछा नहीं होगा। कहा बेटा, मुझे याद है कौन सी फिल्म थी, ये भी याद है,
सौदागर अमिताभ बच्चन नूतन जी वाली। तो हाँ लो पढ़ो, मेन वॉइस उनकी की हुई थी। तो उसके साथ साथ 2 सॉर्ट ऑफ हेल्पिंग वॉइसेस होती थी कि जो ड्रामा पोर्शन जैसा करते और मेन एंकर वो होते, क्योंकि सारे प्रोड्यूसर्स कहते भाई हमें तो अमीन साहब की आवाज़ चाहिए, उनका अंदाज चाहिए। तो वो सारा करना था। तो रिकॉर्डिस्ट था विजय कोकरे। तो अच्छी तरह से पढ़ लो, पहले पढ़ लो, मेरी उम्र का ही था, लड़का सा ही था, पढ़ लो और एक बार पढ़ लो, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा यार कमाल है, मतलब लाइव जाने वाला है क्या है। मगर क्या होता था, टेप्स होती थी, तो एडिटिंग में बहुत तकलीफ होती थी। आपको या तो टेप काटनी पड़े या ट्रांसफ़र करो तो एक जनरेशन डाउन जाए, और उसके बाद फिर मिक्स होगी, उसके बाद फिर मास्टर कॉपी बनेगी। तो वो कहते थे कि रीटेक्स मत लो। तो मैंने पढ़ लिया और मैंने कहा एक बार सुन लीजिए। कहा अच्छा है, लेकिन कहानी बता दो, ऐसे बोलो ना, पढ़ो मत, ऐसे बात करते हो तो अच्छा लगता है। बस कहा अच्छा ये तो गुर है। मैं आज कहता हूँ जो सीखने आते हैं कि बोलो मत, बताओ। मैं सामने बैठा हूँ, बताओ तुम मुझे क्या कहना चाहते हो, मुझे पता नहीं है क्या लिखा है स्क्रिप्ट में, बताओ, समझाओ। तो अंदर से निकला है वैसा लगता है। खैर कहा चलो ठीक है ओके। तो कहा रुको ज़रा, अमीन साहब को बोला, अमीन साहब ने सुना। मैंने कहा अच्छा चलो, अब यहाँ दाल नहीं गलेगी। मैंने ऐसा सोचा, चलो, मैंने कहा अच्छा चलता हूँ। तो जा, अरे फिर कहाँ जा रहे हो, चेक लेके जाओ। लिखा चेक, क्योंकि 2 प्रोग्राम किए थे छोटे छोटे, अब वो एक बार आके चले जाते थे। देखिए वॉइस रिकॉर्डिंग में फीस किस बात की मिलती है, ज़्यादा या कम, जो रिपीट होने वाला है उसकी बहुत ज़्यादा फीस होती है। सो कमर्शियल्स आर द हाईएस्ट पेड, और जो एक बार आके चला जाए वो हाईली पेड नहीं होता। एंड स्टिल ही पेड मी वेरी वेल। तो दैट मेड मी अ लिटिल हम्बलर कि मुझे मेहनत करनी चाहिए। मुझे सबसे पहले जब किसी ने मुझे भेजा था, महेश शर्मा ऑडियो विजुअल बनाते थे, तो मैंने उनसे पूछा था कि महेश जी ये प्रोफेशनल वॉइस यानी क्या। बड़ा आसान सवाल लगता है, बड़ा मुश्किल जवाब होगा। तो उन्होंने कहा बहुत आसान है। मैंने कहा क्या, बताइए ना, मैं एक बार समझ लूँ तो उसके पीछे पड़ जाऊँगा। As I told you, I was a good student. तो कहा प्रोफेशनल वॉइस वो होता है, वो वॉइस होती है जिसे बोलने के लिए पैसे दिए जाते हैं। ये तो मैं जानता था। मगर इसका मतलब क्या हुआ? कहा इसका मतलब ये हुआ कि बाकी लोग, बाकी दुनिया सुबह से शाम बोलती है, उसको कोई पैसा नहीं देता है, तुमको क्यों दे? तो तुम्हारे बोलने में कुछ बात होनी चाहिए, ऐसी कुछ बात पैदा करो। अरे तुम्हारी आवाज़ तो है ही पहले से अच्छी, उसका इस्तेमाल सही करो। ये मेरे दिमाग में रह गया। दैट until today when I look at a script I ask myself how am I going to add value to this script। मैं सारा जो इसका बनेगा उसके मूल्य में मैं बढ़ोतरी, इजाफा कैसे करूं। और ये वो नोट है हरीश जी कि यहाँ हम बातचीत के इस हिस्से को विराम देंगे। बातचीत इतनी दिलचस्प है कि ये जारी रहेगी, लेकिन फ़िलहाल हम अपने दर्शकों से और आपसे यहाँ इजाज़त लेते हैं और बातचीत का जो अगला हिस्सा है उसको जारी रखेंगे। मशहूर वॉइस कास्टर, स्टेज कंपेयर और राइटर हरीश भीमानी है हमारे साथ। कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर। मैंने कहा अब तो ओखली में सर, फिर मूसल से क्या डर, चलो करते जाओ। अब इतने बड़े लोग हैं, कुछ सीखने ही मिलेगा ना, और क्या। नहीं सच में मैंने यही सोचा कि यार इनसे तो सीखने ही मिलेगा, और क्या होगा। फिर कुछ हो नहीं रहा था। मैंने कहा अच्छा आपको भगवान की आवाज़ चाहिए ना बेटे, भगवान की आवाज़ नहीं चाहिए तो आकाशवाणी ना, ये आकाशवाणी नहीं हो रही है, ये समय है। अरे मगर समय कौन है? कोई पता है?
बातचीत के पिछले हिस्से में हम करीब करीब उस सफ़र पर एक नज़र डाल चुके हैं जिसमें रेडियो को लेकर एक फैसिनेशन और फिर रेडियो या अपनी आवाज़ के ज़रिए अपनी जीविका चलाने तक कहानी पहुंच चुकी थी। एक केमिकल इंजीनियर, एक बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा हुआ युवक अब धीरे धीरे अपने इस एक्सपर्टीज़ को छोड़कर वॉइस के ज़रिए अपनी लाइवलीहुड तलाश रहा था। फिर क्या हुआ? मेरी स्ट्रगल, बम्बई में इसे स्ट्रगल कहते हैं, यानी कि द टाइम बिफोर यू मेक इट, बड़ी मुख्तसर संक्षेप रही, 3-3.25 महीना, लेकिन बड़ी दिलचस्प। और मुझे ऐसा लगता है कि जो कहते हैं ना कि समय से पहले किस्मत से ज़्यादा वगैरह, वो शायद समय आ चुका था और ये बात समय कह रहा है अभी वो तो बाद में पता चला खैर कि समय आ चुका था, शायद इसलिए बहुत कम समय में मुझे ये रास्ता तय करना तय था, क्या पता। हुआ यूं कि मुझे मेरे ख्याल से मुझे ऑडिशन का बड़ा शौक रहा है, तो मैंने आते जाते टेलीविज़न सेंटर पे ऑडिशन दे दिया। हमारे घर में भी टीवी नहीं था अभी, तो 1600 लोग थे, याद है मुझे, और 2 ऑडिशन हो रहे थे, एक एंकर के लिए, मतलब टीवी एंकर के लिए, और एक न्यूज़ एंकर के लिए, ऑल्सो टीवी बट एक प्रोग्राम एंकर और एक न्यूज़ एंकर। तो मेरा कोई ऐसा कोई ख़ास चॉइस नहीं था कि अंधा क्या चाहे 2 आंखें, एक भी मिल जाए तो चल जाए। तो मैं वहाँ गया और दैट वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑडिशन ऑफ माई लाइफ। बड़ी देर के बाद नंबर आया मेरा, हाँ जी पढ़िए। तो सामने कुछ समाचार पढ़े थे, एक पुलिंदा था, उसमें से मैंने एक उठाया, मैंने पढ़ना शुरू किया ऐसे ऐसे देखते हुए। अब आज भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम लोग ये कर पाते हैं कि मैं, चाहे आप पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन आप कहते कहते पढ़ें या पढ़ते पढ़ते कहें। तो तब वो ज़रूरत थी क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर्स थे नहीं। तो ऊपर से फरमान आया कि कागज़ रख दो, ऐसे ही कैमरा में बात करो। तो कहा अपने बारे में बताओ। तो मैंने कहा नमस्कार, आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे दिलचस्प कहानी, और सबसे दिलचस्प और सबसे महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि वो मेरे बारे में है। और मैंने कहना शुरू किया कि मैंने ये किया, काफ़ी चलता गया। मैंने कहा ये हो क्या रहा है, क्या रुकिए, रुका। फिर मैं जाऊँ, नहीं रुको। कहा फिर एक बार न्यूज़, ठीक है। नमस्कार, प्रस्तुत हैं बासी न्यूज़। ऐसा मैंने कुछ मजाक किया, बासी समाचार। कितनी बार तो पढ़ चुका था मैं। तो फ्लोर में ये सीधा पढ़, जी नमस्कार, आज के मुख्य समाचार, ये लिए, क्योंकि सिर्फ एक लाइन पढ़ के मैं हटा रहा था, एंड मेड इट इनटू हेडलाइंस। तो कहा ये तो है कोई चीज़। तो कहा अच्छा जाओ अभी। मैंने कहा कब जाओ। चला गया मैं। अब कुछ ही दिनों के बाद लेटर आया। मैंने कहा अब तो मत छोड़ो। तुरंत मैं गया वहाँ, तो मैंने कहा ये है लेटर, डॉक्टर गुंठे थे। हाँ, तुम्हारी वजह से तो बहुत यहाँ गड़बड़ हुई। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे वो ज्योतिर्धर देसाई चाहते हैं कि तुम प्रोग्राम करो, मैं चाहता हूँ न्यूज़ करो, तुम क्या करोगे? मैंने कहा दोनों करूँगा। तो दोनों नहीं चलेगा, एक न्यूज़ करूँगा। ओके न्यूज़ करो, फाइन। तो वेरी गुड, जैसे जीत लिया हूँ। तो कहा देखो एक चीज़ है, पहले से बोल देता हूँ, बाद में मुझे नहीं चाहिए कुछ, सैटरडे संडे आना होगा। मैंने कहा गुंठे साहब आप कहेंगे तो मैं यहाँ से जाऊँगा ही नहीं, मुझे बहुत ज़रूरत थी। हाँ
ठीक है सैटरडे संडे आओगे ना, फिर नहीं बोलोगे ना फैमिली फैमिली। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं बोलूँगा। कितने बजे आना होगा? तो 9 बजे, 9 में 10 को न्यूज़ होती है, 7 बजे आओ। मैं 6 बजे आऊँगा। अच्छा देखते हैं। अच्छा तब अगर आपको याद हो तो दूरदर्शन में तब रविवार को रात को शाम को 6 बजे फीचर फिल्म आती थी, और इस देश में पहली बार फीचर फिल्म फ्री में दिखाई जा रही थी। तो इट वॉज द हाईएस्ट रेटेड प्रोग्राम एवरी वीक। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन लोग फीचर फिल्म देखते थे। उसके बीच में इस नाचीज के न्यूज़ आते थे। तो 1 महीने के अंदर तो ये आलम था कि मैं इस शहर में रास्ता क्रॉस न कर पाऊँ। सब पहचानने लगे एकदम से। और तभी तभी मेरी ये स्ट्रगल भी चल रही थी। रेडियो में थोड़ा थोड़ा मैं धीमे धीमे आगे बढ़ रहा था वॉइस रिकॉर्डिंग्स में। तो किसी क्लाइंट ने देखा होगा, मुझे याद है एशियन पेंट्स, उन्होंने कहा कि इसकी आवाज़ नहीं मिल सकती, ये बहुत नेचुरल बोलता है, भाषा बहुत कड़ी बोलता है, अब न्यूज़ है वो तो ऐसी ही होगी। तो एक अजित शेठ नाम के थे, अब वो नहीं रहे। तो उन्होंने कहा हाँ मैं पता करता हूँ। ही वॉज एजेंसी ओनर, एडवर्टाइजिंग, बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के बड़े ओनर, और बड़े आर्टिस्टिक आदमी, बड़े कल्चरली इंक्लाइंड। तो वो तब सबसे बड़ा प्रोग्राम कर रहे थे रेडियो का, उसका नाम था गीत गुंजार, कोहिनूर गीत गुंजार, आधे घंटे का संडे आफ्टरनून, विच इज द प्राइम टाइम फॉर रेडियो। और वो विनोद शर्मा कर रहे थे तब, और उनके बीच में पता नहीं कुछ चल रहा था। तो उन्होंने कुछ नोटिस दे दिया था, हम नहीं करेंगे, हम बैन लगा देंगे, कोई नहीं आएगा आपके लिए, ऐसा कुछ चल रहा था, ऐसा मैं सुन रहा था। एशियन पेंट्स भी उनके थे क्लाइंट, तो उन्होंने बुलाया मुझे, और उनके मन में ये था कि मैं कोहिनूर गीत गुंजार इसे दूंगा, देखें तो सही लड़का है कैसा। तो मेरी ऑडिशन ली अपने ऑफिस में ही, और सच मैंने बहुत ख़राब ऑडिशन दी थी, वो मुझे आज भी याद है। और मैंने कहा कि अरे रे रे रे, मैंने थोड़ी तैयारी की होती, आई थिंक आई वाज ट्राइंग टू कॉपी समवन, या आई वाज ट्राइंग टू साउंड ग्रैंड और समथिंग, बिकॉज आई वाज डेस्परेट टू गेट दिस। तो 2-3 दिन के बाद उन्होंने कहा कि स्टूडियो में आ जाओ, वेस्टर्न आउटडोर नाम का तब का सबसे बड़ा स्टूडियो था, वहाँ मैं काफ़ी रिकॉर्डिंग्स करने लगा था। वहाँ गया तो एशियन पेंट्स का आइकॉन था वो गट्टू, लड़का, शरारती लड़का जो दीवार पे लगा देता है, ऐसा उनका लोगो जैसा था। तो उन्होंने गट्टू को वाचा दे दी, छोटा बच्चा मेरे साथ, वो फिल्मी गानों के बारे में अंकल से पूछता है, और अंकल उसे बताते हैं और गाने बजाते हैं, ऐसा 15 मिनट का प्रोग्राम। तो वो शुरू हो गया संडे आफ्टरनून, वो भी कोहिनूर गीत गुंजार से पहले। फिर ऐसे 3-4 बारी हुआ होगा, मतलब रिकॉर्डिंग्स। फिर एक बार उन्होंने कहा कि तुम जाना मत, अभी ज़रा रुकना। तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा चूँकि इतने पैसों की बात हुई है तो मैं कहूँ कि मैं सोचने लगा, मैंने पैसों की बात तो की नहीं थी। न्यूज़ में तब 100 रुपये मिलते थे, एग्जैक्टली 100 रुपये, एक न्यूज़ कास्ट, एक 100 रुपये। तो अब कौन झगड़ेगा सरकार के साथ, ये दे रहे हैं वो क्या कम है, और इसको छोड़ के मैं जाऊँगा कहाँ, एक ही तो चैनल था ले दे के। तो मैंने कहा कि नॉर्मली 50 से 40-50 रुपये होते हैं एक बार ड्रामा के, ये एक बार आके चला जाता है ना, वीकली प्रोग्राम बदलता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इसके 35 रुपये दे तो भी मैं कुछ बोलूँगा नहीं, कुछ नहीं बोलूँगा मैं। तो चेक आया 250 रुपया पर प्रोग्राम। मैंने कहा दिस इज रिचेस मैन, ये तो कुछ कमा लिया है। तो मैंने और मेहनत शुरू की वहाँ न्यूज़ में, तो थी क्योंकि न्यूज़ की भाषा एकदम समाचार की भाषा थी, न भारत टाइम्स की भाषा थी, वहाँ थोड़ी मेहनत करनी पड़ती थी फ्लो लाने के लिए। फिर इसी तरह उन्होंने मुझे कोहिनूर गीत गुंजार दे दिया। सो सडनली आई वॉज एट द टॉप, टेलीविजन में, रेडियो में, और वो सब साथ में मुझे संडे ब्रॉडकास्टर कहते थे किसी
मैगज़ीन, बॉम्बे मैगज़ीन हुआ करता था, जो इंडिया टुडे है ना, उनका बॉम्बे नाम का मैगज़ीन था। उन्होंने कहा था द संडे ब्रॉडकास्टर, क्योंकि सुबह एक बाल गोविंद श्रीवास्तव जी का एक प्रोग्राम आता था, वो मैं करता, उसके कोई आधे घंटे के बाद ये एशियन पेंट्स आता, उसके बाद आधे घंटे का ये कोहिनूर गीत गुंजा रहा था। सारी दोपहर आई वुड मोनोपोलाइज, और शाम को आप फीचर फिल्म देख रहे हैं, तब जनाब आते हैं फिर से। तो आई वाज अ संडे ब्रॉडकास्ट, एकदम जैसे कहते हैं आई गॉट इट मेड। तो ये अभी बात जहन में आ जा रही है, उतने में बुलावा आया लता मंगेशकर के यहाँ से। शशांक लालचंद उनके रिकॉर्डिस्ट ने कहा कि तुमसे बात करनी है। उनके स्टूडियो में मैं करता था रिकॉर्डिंग्स, और वो ज़रा ऐसे ही बोलते थे। वालचंद हीराचंद फैमिली के थे। तो मैंने कहा चलिए मिलते हैं एक रेस्टोरेंट में, यहाँ एयरपोर्ट पे मिले। सीधी बात पूछ रहा हूँ, सीधा जवाब देना। मैंने कहा मैं नहीं, तुम लोग वो बोलने वाले ऐसे ऐसे घुमा घुमा के बहुत बोलते हो। सीधा सवाल, लता मंगेशकर का कॉन्सर्ट कंपेयर करना है, कितना पैसा लोगे? मैंने कहा पूछिए ये कि कितना दूंगा। सच में ये जवाब दिया था। कब बोला ना तेरे को सीधा जवाब दे। तो मैंने कहा अब जवाब देना ही है तो ठीक ही दो। 1000 रुपए हमें कहाँ जेब से निकाल के देने। 1000 रुपया, it's a lot of money. I used to be paid 150, 250 for a program. ये तो बहुत हो गया। और वो भी लता मंगेशकर बैनर, जिसके लिए लोग जिंदगी भर तरसते रहते हैं। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है शशांक भाई, ये तो आपने कहा इसलिए मैंने कहा जो आप तय करें। नहीं ठीक है, कहता हूं मैं 1000। मैंने कहा रे आया हुआ था काम चला गया, हाय रे किस्मत, क्या जबान पाई है। दूसरे तीसरे दिन पता चला दीदी से मिलना है। किससे? दीदी से मिलना, लता जी से। हाँ वाह। यहां मुझे डॉली ठाकुर का फोन आया। डॉली ठाकुर herself आर्टिस्ट, वॉइस आर्टिस्ट, स्टेज आर्टिस्ट, क्या क्या नहीं, कास्टिंग डायरेक्टर वगैरह। वो कास्टिंग कर रही थी गांधी की। गांधी फिल्म बन चुकी थी, हिंदी बन रही थी, तो हिंदी मतलब डब हो रही थी। तो स्वयं सर रिचर्ड यहाँ आए थे एडनबरा। तो शुरुआत गांधी, अगर आपको याद है, तो होती है कमेंट्री से, उनकी शव यात्रा पर। तो हरीश विल यू कम? मैंने कहा जरूर, क्या नहीं। लुक द थिंग इज, मैंने कहा मैं आता हूं ना, समझा दीजिए, करना तो है ही। यू नो माई एटीट्यूड वॉज द आंसर इज यस, व्हाट इज योर क्वेश्चन? जवाब है मेरा हाँ, आपका सवाल है कहाँ? तो मैं पहुंचा BR स्टूडियो में, मुझे याद है सर रिचर्ड हिमसेल्फ, पंडित विनोद शर्मा थे। तो मैंने कहा यार इन सब के सामने मैं करूंगा, कैसे कर पाऊंगा। एनीवे, हिंदी गांधी की शुरुआत मेरी आवाज से होती है। तो और उस दिन शाम को मुझे मिलना है लता जी से। 3 बजे यहां बुलाया है। लता जी यानी पेडर रोड, लगभग 20 किलोमीटर दूर, शाम का ट्रैफिक। अब मैं सर रिचर्ड से कह नहीं सकता कि जरा जल्दी कीजिए भैया, हमको आप जैसी बड़ी हस्ती से मिलना। आई एम बिजी टुडे ना। तो उसने कहा कि हरीश, वी हैव ओनली 3500 फॉर दिस। मैंने कहा मैंने ठीक से नहीं सुना होगा, रिसीट आएगी तो देख लेंगे। Well, that's all right. मैंने भी ये नहीं कहा कि अरे भाई इतने ज़्यादा नहीं होते, संभल जाओ। तो मैंने कहा सच में यार। तो मैंने साइन किया और से मिला। अब बजे थे कोई 5:30 पौने 6 हो गए थे। 7 बजे वहाँ पहुँचना। और सुन के रखा था कि लता जी टाइम की बड़ी पाबंद है, तो किसी तरह एक्सेलरेटर की एड़ मारते हुए
मेरी ज़्यादा रुकती कम चलती फियाट गाड़ी में मैं किसी तरह निगोशिएट कर रहा था ट्रैफिक को। वहाँ पहुँचा 10 मिनट पहले। मैंने कहा ये 10 मिनट मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। तो फिर मैं स्टूडियो से बाहर आया, उन्हीं का स्टूडियो था, शशांक लालचंद का। मैंने कहा देखें तो सही कि जो कहा जाता है वो कितना सच है। तो यूँ मतलब ये इत्तेफाक रहा होगा कि यूँ 7 बजे और लता जी की फियाट दालान में आई। लता जी उतरी, मैं वहीं खड़ा था। तो मैंने कहा मैं क्या कहूँ, कोई किसी हस्ती से मिल रहे हैं, कोई अच्छा सा वाक्य कहें। तो मैं अभी सोच ही रहा था, उतने में लता जी ने कहा, ओ आप आ गए हैं, आप तो न्यूज़ वाले हैं ना। न्यूज़ वाले यानी टाइम पे ही होंगे। तो मेरे मुंह से निकल गया, आप तो उसी सुर में बोलती हैं जिसमें गाती हैं। मैंने कहा कहीं ज़्यादा तो नहीं बोल गया, बेतकल्लुफ़ तो नहीं हो गया। बट वो तो खिलखिला के हंसती यार, सब ठीक ठाक हो गया। फिर मैंने उन्हें कुछ 3 चीज़ें कही कि मुझे लगता है ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो कहा अच्छा, मतलब मैंने कहा कि लतीफ़े नहीं बताने चाहिए। ऐसा मेरा ये ख्याल था कि लता मंगेशकर का शो हो तो उसमें, उस कॉन्सर्ट में लतीफ़े नहीं बताने चाहिए फॉर सेवरल रीजंस। उसमें शेर व शायरी नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, वो जो गाना गाने जा रही हैं उसकी म्यूज़िक डायरेक्टर, गीतकार और फिल्म का नाम नहीं लेना चाहिए, सिर्फ वातावरण बनाना चाहिए। तो उन्होंने कहा तो आप क्या करेंगे? मैंने कहा ये तो मैं भी नहीं जानता अभी। ओह खैर, आपने कहा प्रयत्न करेंगे, कीजिए। एक बात और, अच्छा हुआ आपने ये बातें कही, क्योंकि ये तीनों बातें मैं शर्तों के तौर पे कहने वाली थी। क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा था मैं शर्त तो क्या रखूंगा, लेकिन ये मेरे विचार हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा हुआ आपने कह दिया, क्योंकि ये तीनों बातें मैं शर्तों के तौर पे कहने वाली थी। मैंने कहा चलो, वी आर ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ। तो ऐसे वहाँ भी शुरुआत हो गई। तो इन 3 महीनों में इतना कुछ घट गया कि जैसे कहें तो शीशे में देख के मैं अपने आप को न पहचान पाऊँ, इतना सब कुछ बदल गया। मुझे ब्रेक्स हमेशा बहुत बड़े मिले, इतने बड़े कि डरावने, कि डर लगे कि ये मैं कर पाऊंगा या नहीं।